क्या एक किताब के विमोचन का अवसर शरद पवार ने जानबूझकर चुना? इस किताब में ऐसे कौन से राज हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस मौके को शरद पवार ने चुना? पूरी कहानी इस रिपोर्ट में आपको समझाता हूं। शरद पवार का ये इस्तीफा बहुत दिलचस्प रहा है। हालांकि उन पर दबाव पिछले काफ़ी दिनों से था। उनके पिछले बयान बताते हैं, चाहे रोटी पलटने का बयान हो, चाहे इससे पहले उन्होंने महाविकास अघाड़ी रहे न रहे की बात कही हो, जैसे बहुत सारे बयान इस ओर इशारा करते हैं कि शरद पवार किसी न किसी चुनौती से जूझ रहे थे। निश्चित तौर पर स्पष्टतः वो चुनौती उनके अपने भतीजे अजीत पवार दिखाई पड़ते हैं, जिनके हाल के तेवर और शरद पवार के इस्तीफा देने के बाद उनका स्टैंड दोनों इस ओर इशारा करते हैं कि वो शरद पवार के इस इस्तीफे से नाखुश नहीं है, बल्कि इसका स्वागत करते अपरोक्ष रूप से दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो भी अगला अध्यक्ष होगा वो शरद पवार जी के नेतृत्व में ही काम करेगा। दूसरी बात, वो ये भी कह रहे हैं कि शरद पवार पर बार बार इस्तीफा वापस लेने का दबाव न बनाए। ये दोनों बातें बहुत गंभीर संकेत करती हैं। वो ये बताती हैं कि अजीत पवार चाहते हैं कि शरद पवार इस्तीफा दे दें, क्योंकि अध्यक्ष पद की दौड़ में अब अजीत पवार सबसे आगे दिखाई भी पड़ रहे हैं। बहरहाल जिस मौके को चुना शरद पवार ने वो दिलचस्प है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। पवार ने यह बात मुंबई में अपनी पुस्तक के विमोचन के दौरान कही है। इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं। 2019 में अजीत ने बीजेपी के साथ क्यों शपथ ले ली थी, इस बारे में भी उन्होंने जवाब दिया है। इस किताब में लिखा गया है, सुप्रिया सुले या अजीत पवार, कौन होगा अगला अध्यक्ष? शरद पवार ने क्यों कुर्सी छोड़ी है? जैसे बहुत से सवाल अब गहरा गए हैं। इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में देंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की आत्मकथा लोक भूल भुलैया संगति 2 मई को प्रकाशित हुई। इस किताब में पवार ने कई बड़े चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साल 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बागी उम्मीदवारों को अपने पक्ष में लेकर शिवसेना को कैसे कमजोर किया था, इस पर भी शरद पवार ने अपनी किताब में लिखा है। शरद पवार को शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 3 दलों वाले महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए गठबंधन का सूत्रधार माना जाता है। पवार ने खुलासा किया कि एमवीए का गठबंधन सिर्फ सत्ता के लिए नहीं किया गया था, यह छोटे दलों को कुचलकर सत्ता में लाने की भाजपा की रणनीति का करारा जवाब था। एमवीए पूरे देश में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी और हमें पहले से ही अंदाजा था कि वो हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करेंगे। शरद पवार ने आगे कहा कि यह अंदेशा हमें था कि हमारी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जाएगी, मगर उद्धव के मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही शिवसेना में बगावत शुरू हो जाएगी, अंदेशा नहीं था। उन्होंने कहा कि शिवसेना के नेतृत्व संकट को संभाल नहीं सका और बिना संघर्ष किए उद्धव ने इस्तीफा दे दिया, जिसके कारण एमवीए सरकार का अंत हो गया। शरद पवार ने आगे अजीत पवार के बीजेपी का हाथ थामने पर भी खुलासा किया। उन्होंने बताया कि सरकार गठबंधन में कांग्रेस के साथ चर्चा इतनी सुखद नहीं थी। कांग्रेस के रवैये से अजीत दुखी थे। हमें सरकार गठन पर चर्चा में हर रोज दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। शरद पवार ने कहा कि ऐसी ही एक मुलाकात में मैं भी आपा खो बैठा और मेरा मानना था कि यहाँ आगे कुछ भी चर्चा करने का मतलब नहीं है। अजीत के चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो भी कांग्रेस के इस रवैये से खफा हैं। मैं बैठक से चला गया, लेकिन अपनी पार्टी के अन्य सहयोगियों से बैठक जारी रखने के लिए कहा। कुछ समय बाद मैंने जयंत पाटिल को फोन किया और बैठक की प्रगति के बारे में पूछा। उन्होंने मुझे बताया कि अजीत पवार मेरे यानी शरद पवार के तुरंत बाद चले गए। मैंने नहीं सोचा था कि उस समय से कुछ गलत होगा। इस तरह के विद्रोह को तोड़ने के लिए और सभी विधायकों को झुंड में वापस लाने के लिए तत्काल पहला कदम उठाया। वाईबी चौहान केंद्र में मैंने बैठक बुलाई और उस बैठक में 50 विधायक मौजूद रहे, इसलिए हमें विश्वास है कि इस बगावत में कोई शक्ति नहीं है। शरद पवार अपनी किताब में आगे लिखते हैं कि मैं चौंक गया कि जब मुझे 23 नवंबर 2019 को फोन आया कि अजीत और एनसीपी के कुछ विधायक राजभवन में हैं और अजीत फडणवीस के साथ शपथ ले रहे हैं। जब मैंने राजभवन में मौजूद कुछ विधायकों को फोन किया तो मुझे पता लगा कि केवल 10 विधायक ही वहां पहुंचे हैं और उनमें से एक ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्हें बताया गया है कि मेरा अजीत को समर्थन है। एनसीपी विधायकों को राजभवन ले जाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल किया गया। चाचा भतीजे के बीच जारी विवाद अब भी चल रहा है। इन दिनों अटकलें ये भी रही थी कि अजीत फिर से बीजेपी में के संपर्क में हैं, शामिल हो सकते हैं, साथ जा सकते हैं। वो एनसीपी के 50 से 30 विधायकों को लेकर शिंदे और फडणवीस की सरकार में शामिल हो सकते हैं। वैसी ही बगावत हो सकती है जैसी कि शिवसेना में हुई थी। मगर इन अटकलों पर अजीत पवार ने फिलहाल विराम लगा दिया और कहा कि मैं एनसीपी का हूं और यहीं रहूंगा। लेकिन इस सब के बीच में शरद पवार ने इस्तीफा दे दिया। अजीत पवार इस इस्तीफे से नाखुश नहीं दिख रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो भी अगला अध्यक्ष हो वो शरद पवार के नेतृत्व में काम करे। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि अजीत पवार इस इस्तीफे के लिए तैयार थे। क्या अपनी पार्टी में शिवसेना जैसी किसी फूट को रोकने के लिए शरद पवार ने यह बड़ा कदम उठाया है? स्पष्टता ये किताब जो थी इसमें बहुत सारे खुलासे शरद पवार ने किए हैं और अपनी इस किताब में सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी, जो इस रिपोर्ट में मैंने आपके सामने रखी, कि अजीत पवार बीजेपी के साथ क्यों गए थे। क्या इशारों में वो बता रहे हैं कि एक बार फिर वो इस तरह की बगावत को झेलने के लिए तैयार नहीं है और जो
उद्धव ठाकरे नहीं कर पाए या शिवसेना का नेतृत्व नहीं कर पाया, वो शरद पवार कर रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद अध्यक्ष पद छोड़ रहे हैं। अजीत पवार को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, लेकिन अध्यक्ष बनने के बाद अजीत पवार जो हैं वो क्या बड़ा कदम उठाते हैं, अजीत पवार क्या फिर भी इन मामलों में शरद पवार की सहमति लेंगे? तब जबकि वो अध्यक्ष रहे शरद पवार, तब वो अजीत पवार को रोकने में कामयाब नहीं रहे, तो एक समय जब अजीत पवार के पास पार्टी की पूरी कमान होगी, क्या शरद पवार उनको रोकने में कामयाब होंगे? बहुत सारे सवाल हैं। शरद पवार इतनी आसानी से अपने हथियार नहीं डालेंगे। ऐसे में आने वाले दिनों में ये सवाल और गहरा सकता है कि अध्यक्ष कौन रहेगा और क्या अजीत पवार बीजेपी के साथ जाएंगे। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।